नमस्ते और हमारी आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम और हालिया फैसले पर बात कर रहे हैं, एरिक्सन बनाम इंटेक्स। जी। ये मामला जुड़ा है स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट्स यानी एसईपीज से। ये वो पेटेंट्स हैं जो हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे 2G, 3G, 4G के लिए ज़रूरी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये एसईपीज़ क्यों अहम हैं। हाँ। देखिए, ये इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। मतलब अलग-अलग कंपनियों के डिवाइस एक साथ काम कर सके। अच्छा। सोचिए, अगर आपका फ़ोन सिर्फ एक ही नेटवर्क पर चले हम्म। तो एरिक्सन जैसी कंपनियां जो ये तकनीक बनाती हैं, वो ईटीएसआई जैसे मानक तय करने वाले संगठनों से वादा करती हैं कि इन ज़रूरी पेटेंट्स का लाइसेंस देंगी। और वो भी कुछ खास शर्तों पर, फ्रैंड जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फेयर, रीजनेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, हम्म। मतलब उचित, तर्कसंगत और बिना भेदभाव वाली शर्तें। हम्म। और अदालत ने भी माना कि ये एसईपी और फ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत में कोई नया नहीं है। तो ये फ्रैंड शर्तें सुनने में लगता है कि सारी जिम्मेदारी पेटेंट होल्डर की है। क्या जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, जैसे इस केस में इंटेक्स, उनकी कोई भूमिका नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और यही इस फैसले की खास बात है। अदालत ने बहुत साफ कहा कि फ्रेंड एक दो तरफा प्रक्रिया है। ये पेटेंट होल्डर को होल्ड अप से रोकता है, मतलब मानक बनने के बाद वो गलत शर्तें ना लगाएं। ठीक है। लेकिन ये तकनीक इस्तेमाल करने वाले को होल्ड आउट से भी रोकता है, मतलब वो बिना लाइसेंस लिए या बातचीत को जानबूझकर टालकर मुफ्त में तकनीक इस्तेमाल ना करे। जिम्मेदारी दोनों की है। तो मतलब एक तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों पार्टियां ईमानदारी से बातचीत करें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें हुआवे बनाम ZTE केस का जिक्र भी आया। एक प्रोटोकॉल है, एसईपी होल्डर बताएगा कि उल्लंघन हो रहा है और लिखित में फ्रेंड ऑफर देगा। और फिर दूसरी पार्टी? इस्तेमाल करने वाले को ईमानदारी से बिना देरी किए जवाब देना होगा। अगर ऑफर मंजूर नहीं तो अपना काउंटर ऑफर देना होगा। जरूरत पड़े तो सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ सकती है। और इस केस में इंटेक्स का रवैया कैसा रहा? अदालत को लगा कि इंटेक्स ने बातचीत को लंबा खींचा और बीच में उन्होंने एरिक्सन के खिलाफ सीसीआई और उस समय के आईपीआईबी में शिकायतें भी दर्ज कर दी। अच्छा। तो अदालत ने इस सबको देख के माना कि इंटेक्स एक अनिच्छुक लाइसेंसदारी है, मतलब वो लाइसेंस लेने में आनाकानी कर रहा था। तो अगर कोई अनिच्छुक लाइसेंसदारी पाया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? क्या सिर्फ हर्जाना देना पड़ता है जैसा इंटेक्स कह रहा था? नहीं, अदालत ने इंटेक्स की ये दलील बिल्कुल नहीं मानी। साफ कहा कि अगर लाइसेंस लेने वाला अनिच्छुक है तो एसईपी होल्डर सिर्फ हर्जाने का हकदार नहीं है, वो बिक्री पर रोक, मतलब इंजंक्शन भी मांग सकता है, अंतरिम भी और स्थायी भी। ओ, तो ये तो काफी सख्त कदम है। हाँ, और अदालत ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति के भी मुताबिक है। अमेरिका, यूके, ईयू सब जगह अनिच्छुक लाइसेंसधारियों के खिलाफ रोक लगाने का प्रावधान है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं। समझ गई। अब एक और सवाल, ये साबित करना कि पेटेंट का उल्लंघन हुआ है, खासकर जब इतने सारे पेटेंट होते हैं, ये कैसे होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहाँ अदालत ने एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाया, अप्रत्यक्ष परीक्षण या इनडायरेक्ट टेस्ट। वो क्या है? सिंपल लॉजिक है। अगर ये साबित हो जाए कि ए पेटेंट किसी मानक जैसे 4G का हिस्सा है और बी जो डिवाइस है वो उस 4G मानक का पालन करता है, हम्म। तो ये मान लिया जाएगा कि सी वो डिवाइस उस पेटेंट का इस्तेमाल कर रहा है और उल्लंघन कर रहा है। मतलब ए से बी, बी से सी, तो ए से सी। अच्छा, ये तो चीजों को आसान बनाता है। पर क्या एक पेटेंट का उल्लंघन पूरी डिवाइस की बिक्री रुकवा सकता है? मतलब हजारों पेटेंट होते हैं एक फोन में। दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने कहा हाँ, इसे सिल्वर बुलेट जैसा माना गया। अगर एक भी जरूरी पेटेंट, मतलब एसईपी को उल्लंघन पहली नजर में दिखता है तो वो पूरे डिवाइस की बिक्री रोकने का आधार बन सकता है। सच में एक पेटेंट? जी। और साथ ही अदालत ने यह भी माना कि पूरे पोर्टफोलियो का लाइसेंस देना, मतलब दुनिया भर के पेटेंट्स का एक साथ लाइसेंस, ये भी फ्रेंड के तहत सही हो सकता है, जैसा यूके सुप्रीम कोर्ट ने अनवायर्ड प्लैनेट केस में कहा था। ये इंडस्ट्री में होता भी है। ठीक है। एक और केस का जिक्र आता है, नोकिया बनाम ओप्पो। उसमें अंतरिम राहत के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए थे। इस अदालत ने उसे कैसे देखा? हाँ, वो नोकिया वी ओप्पो वाला जो 4 सूत्री टेस्ट था, जिसमें अंतरिम राहत के लिए बहुत सख्त शर्तें थी, जैसे एसईपी की अनिवार्यता और उल्लंघन का पक्का सबूत वगैरह। हाँ। इस अदालत ने उसे अव्यावहारिक माना। कहा कि वो शर्तें एसईपी और फ्रेंड के जो मूल सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ जाती हैं। अच्छा। शिकायत की थी, उसमें कहीं ना कहीं मान लिया था
कि एरिक्सन के पेटेंट जरूरी हैं और वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेटेंट की वैधता पर जो सवाल उठाए थे इंटेक्स ने। हाँ, उन्होंने कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दे उठाए थे, लेकिन अदालत का स्टैंड क्लियर था। एक बार पेटेंट ग्रांट हो गया, तो उसे अवैध साबित करने का भार चुनौती देने वाले पर है, यानी इंटेक्स पर। सिर्फ रिवोकेशन की अर्जी डाल देने से पेटेंट पहली नजर में अवैध नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इस फैसले ने भारत में एसईपी लाइसेंसिंग के नियमों को काफी हद तक साफ कर दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। ये फैसला इनोवेशन करने वालों के अधिकारों और तकनीक इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। और ये साफ संदेश देता है कि एफआर-एंड बातचीत एक गंभीर प्रक्रिया है। जी, इसमें दोनों पक्षों को ईमानदारी से भाग लेना होगा। इस्तेमाल करने वाले सिर्फ टालम-टोल नहीं कर सकते, वरना उन्हें बिक्री पर रोक जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एरिक्सन बनाम इंटेक्स का ये मामला वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस ग्लोबल इकोनॉमी में जहां टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं है, अलग-अलग देशों की अदालतें कैसे इस मुश्किल संतुलन को साधेंगी? इनोवेशन को इनाम भी देना है और तकनीक तक सबकी पहुंच भी सुनिश्चित करनी है। बिल्कुल सही। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी बहस जारी रहेगी।